Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of the lipids in detail. हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने लिपिड्स के टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि व्हाट आर लिपिड्स. So lipids are described as or defined as heterogeneous group of the compounds which are related to the fatty acids. तो लिपिड्स को अगर देखा जाए तो लिपिड्स आपके पास एक ऐसा हेट्रोजीनस यानी एक ऐसा वैरायटी ऑफ ग्रुप है कंपाउंड्स का जो कि किसी ना किसी तरीके से दे आर सम हाउ रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स. सॉलिबिलिटी अगर देखी जाए तो इस पे आप हेडिंग बना सकते हैं सॉलिबिलिटी की. सॉलिबिलिटी वाइज अगर देखा जाए लिपिड्स आर टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अगर इन्हें किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व किया जाए सच एज ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, तो वहां पे इनकी सॉलिबिलिटी प्रेजेंट नजर आती है हमें. So in other words, we can say कि lipids जो हैं, they are the heterogeneous or a group of compounds which are somehow related to fatty acids, and they are insoluble in the water but soluble in the organic solvents or non-polar solvents जिसमें benzene, chloroform, ether, petroleum, alcohol और benzene वगैरह आ जाते हैं. एज एन एग्जाम्पल्स देखी जाए तो लिपिड्स वाले ग्रुप में क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा नजर आती है, तो द एग्जाम्पल ऑफ द लिपिड्स इंक्लूड द फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रोल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स. तो इसके ऊपर टॉपिक पे आप लोगों की हेडिंग भी यही बन जाती है जी, क्वेश्चन भी बन जाता है, डिफाइन लिपिड्स, गिव एग्जाम्पल्स. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा और लास्ट लाइन जो है फर्स्ट पैराग्राफ की, दैट लिपिड्स इंक्लूड द फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, इस पे आप लोग एग्जाम्पल्स की हेडिंग दे देंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ पे हेडिंग आप लोग देंगे रोल ऑफ द लिपिड्स, या क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट फंक्शंस और रोल ऑफ लिपिड्स. तो इसमें पॉइंट्स बनाते जाएंगे हम. फर्स्ट पॉइंट बन जाता है लिपिड्स एज अ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स अगर देखा जाए, यानी कि पानी को रिपेल करने वाली नेचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए. हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स एबिलिटी टू रिपेल द वाटर. तो एज अ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स लिपिड्स आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन. जितनी भी सेलुलर मेम्ब्रेन्स बन रही हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के जो मेम्ब्रेन्स हैं सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर भी आपको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द लिपिड्स. So basically lipids are important component of cellular membranes because they are hydrophobic in nature. सेकेंड पॉइंट रोल में आ जाता है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरेज ऑफ द एनर्जी. अब वाई लिपिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, तो कहते हैं बेसिकली दो रीजंस हैं जिसकी वजह से लिपिड ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू द सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नंबर वन, दे कंटेन हायर proportion और concentration of CH bonds, and secondly because of the low proportion और concentration of oxygen. तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास यही बन जाता है, वाई लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो लिपिड्स जो हैं वो दो रीजंस की वजह से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं. फर्स्टली कि दे हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, CH बॉन्ड की अमाउंट इनमें ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या जो प्रोपोर्शन होगी वो आपको कम नजर आएगी. बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी से कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट की निस्बत हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं दे स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. थर्डली पॉइंट या रोल आ जाता है इंसुलेशन का. लिपिड्स जो हैं दे प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड एंड ऑल्सो एक्ट एज अ वाटर प्रूफ मटीरियल. ठीक है, तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड के अगेंस्ट. फॉर एग्जांपल जैसे पोलर बियर वगैरह है, उसकी बॉडी के अंदर फैट्स की बहुत बड़ी लेयर आपको नजर आती है जो कि उसको एटमॉस्फेरिक कोल्ड से बचा रही है. फोर्थ पॉइंट हमारे पास बन जाता है जी वाटरप्रूफ नेचर का. लिपिड्स आल्सो एक्ट एज अ वाटरप्रूफ मटेरियल, जैसे कि आप वैक्सीज की फॉर्म में देखते हैं कि एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट्स का होता है उसके अंदर आपको वैक्सीज नजर आती हैं. इसी तरह से लीव्स वगैरह या प्लांट ऑर्गन सच एज लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, इनके बाहर एक एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग नजर आती है क्यूटिकल की. क्यूटिकल के अंदर क्यूटिन नाम का लिपिड प्रेजेंट होता है, एंड दैट लिपिड ऑल्सो एक्ट एज अ वाटर प्रूफ मटीरियल. तभी तो हम देखते हैं कि जो फ्रूट्स वगैरह है उनकी स्किन के ऊपर, लीव्स वगैरह के ऊपर या सीड्स वगैरह के ऊपर वाटर ठहरता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर क्यूटिन नाम का लिपिड उसकी क्यूटिकल की लेयर में प्रेजेंट होता है. सो दीज आर द बेसिक रोल और फंक्शंस ऑफ लिपिड्स. थर्ड पैराग्राफ के ऊपर आप लोगों ने इस पे हेडिंग देनी है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की. लिपिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एसाइल ग्लिसरोल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड लिपिड्स. और टर्पिनॉइड्स वाले ग्रुप में भी हमारे पास कैरोटिनॉइड्स और स्टीरॉइड आ जाते हैं. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स,
तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट ग्रुप आ जाता है एसाइल ग्लिसरोल का, सेकंड आ जाता है वैक्सिस का, थर्ड आ जाता है फॉस्फोलिपिड्स का, फोर्थ आ जाता है स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स जो से हैं, स्फिंगोलिपिड्स जो है हमारे पास, ये नॉर्मली आपको नजर आते हैं ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन्स वगैरह की मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें स्फिंगोलिपिड्स आपको नजर आएंगे। ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हुए हैं कि ये हमारे पास सेल सरफेस मार्कर के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहे होते हैं। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की एक टाइप है। और टर्पिनॉइड्स वाला जो ग्रुप है ये सबसे ज्यादा वास्ट वैरायटी वाला ग्रुप है, जिसको आगे हम डिटेल में भी डिस्क्राइब करेंगे। सो एज एन एग्जाम्पल हमारे पास देखा जाए तो वन बाय वन कुछ लिपिड्स के ग्रुप को क्लासिफाई किया गया है और डिटेल बताई गई है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप आपके पास आ जाता है एसाइल ग्लिसरोल। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट बन जाता है, डिफाइन एसाइल ग्लिसरोल्स। तो एसाइल ग्लिसरोल्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड। ये आपके पास ऐसा अबंडेंट तरीन ग्रुप है लिपिड्स का जिसमें ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स नजर आएंगे। एज एन एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन जो हमारे पास एसाइल ग्लिसरोल का मेंबर है दैट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरोल, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड, या इसी के लिए एक थर्ड वर्ड भी यूज किया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल लिपिड। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बन जाता है, हाउ कुड यू केमिकली डिफाइन द एसाइल ग्लिसरोल। तो केमिकली एसाइल ग्लिसरोल्स आर डिफाइंड एज द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि ये ऐसे एस्टर्स हैं जो फैटी एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। अब नेक्स्ट हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली व्हाट आर एस्टर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एस्टर। एस्टर आपके पास एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि ऐसे केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बनेगा कि जब भी हमारे पास कोई भी एसिड किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट बनने वाली कंपाउंड कहलाती है एस्टर, एंड अलोंग विद दिस अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। नीचे जो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट की हुई है उस पे आप हेडिंग दे देंगे केमिकल इक्वेशन की। दिस केमिकल इक्वेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर, जिसके अंदर आपको अल्कोहल और एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एज अ रिजल्ट आपके पास एक एस्टर बन रहा है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एस्टेरिफिकेशन का। इसकी डिटेल आप लोग केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ेंगे कि एस्टेरिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एस्टर फॉर्मेशन होती है जब भी कोई भी एसिड किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे। लेकिन एक बात आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपने माइंड में रखनी है कि जब भी एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस होता है या एस्टर फॉर्मेशन होती है उस दौरान हमेशा हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एसिड से आ रहा होता है, और अल्कोहलिक ग्रुप जो होगा वो OH डोनेट करेगा ताकि वाटर की फॉर्मेशन हो सके और बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास एस्टर हो सके। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था फैटी एसिड्स को, फैटी एसिड्स आर कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन भी आपके पास यही आ जाता है जी, sketch the structural formula of triacylglycerol, या how triacylglycerol is formed। ट्राइसाइक्लिसरोल का दूसरा नेम ट्राइग्लिसराइड भी है या इसके लिए थर्ड नेम न्यूट्रल लिपिड भी है। तो यह आपके पास जो है क्वेश्चन भी ऐसे ही आ जाता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइसाइक्लिसरोल और डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर बॉन्ड, तब भी यही केमिकल इक्वेशन आएगी। इसमें तीन फैटी एसिड्स आपको नजर आ रहे हैं, RC डबल बॉन्ड OOH। इस तरह के तीन फैटी एसिड्स जब ग्लिसरोल जो कि 3 कार्बन वाला अल्कोहल है उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट अल्कोहल अपना OH देगा और फैटी एसिड से हाइड्रोजन रिलीज होगी। एज अ रिजल्ट बनने वाली जो हमारे पास बॉन्ड होगा दैट इज द एस्टर बॉन्ड, और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि ट्राइसाइक्लिसरोल में 3 फैटी एसिड्स यूज हो रहे हैं अलोंग विद द ग्लिसरोल, इसीलिए बनने वाला जो हमारे पास एसाइल ग्लिसरोल है दैट इज नोन एज द ट्राइसाइक्लिसरोल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एसाइल ग्लिसरोल। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं जी, फैटी एसिड्स क्या होते हैं जी हमारे पास। यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट आर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं विच कंटेन इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। इसके ऊपर हेडिंग भी आप इसी पैराग्राफ पे दे देंगे फैटी एसिड्स की। तो फैटी एसिड्स आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक एसिड हैं जिसमें आपको एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नजर आएगा अलोंग विद द स्ट्रेट चेन कार्बन अटैच्ड विद द हाइड्रोजन एंड हैविंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब कार्बन एटम्स का नंबर नॉर्मली कितना होता है फैटी एसिड में, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है।
मिनिमम जो आपके पास सिंपलेस्ट तरीन फैटी एसिड है उसमें आपको कार्बन एटम्स 2 नजर आएंगे और मैक्सिमम 30 कार्बन एटम वाला भी फैटी एसिड आपको नजर आता है. So in other words, we can say that fatty acids are such type of organic acids which contain straight chain of the carbon atoms having a hydrogen group attached with the carboxylic acid group and having the carbon atoms between 2 to 30. ठीक है. नेक्स्ट आगे आप हेडिंग दे देंगे टाइप्स ऑफ फैटी एसिड. फैटी एसिड्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. एक हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और सेकंड कैटेगरी को हम लोग नाम देते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का. ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर के अंदर स्टूडेंट्स. डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो जब भी हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जिक्र आता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, तो कुछ पॉइंट्स इसमें हम डिफरेंस के लिए नोट कर लेते हैं. Saturated fatty acids are such type of fatty acids which contain single covalent bond between the carbon atoms. ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन एटम्स के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आए, such type of the fatty acid is known as saturated fatty acid. लेकिन unsaturated fatty acid ऐसा फैटी एसिड है which contains at least one single डबल कोवेलेंट बॉन्ड. ऐसा आपके पास फैटी एसिड जिसमें कम से कम एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आए वो कहलाएगा आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. कुछ ऐसे भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रिकॉर्ड किए गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं, विच कंटेन्स मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड्स. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में देखा जाए तो दैट कैन बी अप टू द 6. लेकिन नॉर्मली तौर पे जो सिंपलेस्ट तरीन आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इट शुड हैव एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको नॉर्मली एनिमल सोर्सेज से हासिल होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर नॉर्मली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज. जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे मोस्टली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन द लिक्विड स्टेट. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम लोग नाम देते हैं फैट्स का, लेकिन जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे आर कॉमनली नोन एज ऑयल्स. स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं हमारे पास ये आमतौर पे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर या अनब्रांच स्ट्रक्चर शो करते हैं. But unsaturated fatty acids which are obtained from the plants have the ring structure or the branch structure. तो ये आपके पास नॉर्मली डिफरेंस आ जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का. इसमें एग्जांपल भी आप लास्ट पॉइंट में ऐड कर सकते हैं. एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड जिनका स्ट्रक्चर नीचे हमारे पास टेबल में शो हुआ है. एसिटिक एसिड जिसमें 2 कार्बन एटम्स आपको नजर आ रहे हैं. ब्यूटारिक एसिड which is also as an example considered as an example of saturated fatty acid contains 4 carbon atoms. palmitic acid जिसमें आपको 16 carbon atoms नजर आते हैं, ये भी नेचर वाइज saturated fatty acid है. बट इन द केस ऑफ oilic acid जिसमें 18 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं, इसमें कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के बीच आपको एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है विच शोज कि oilic acid इज considered as an example of unsaturated fatty acid या ये unsaturated fatty acid की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट आगे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है अगली लाइन पे कि सॉलिबिलिटी ऑफ फैटी एसिड जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है या किस तरह से रिलेटेड है कार्बन एटम्स के नंबर के साथ. तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन. How the solubility of fatty acid and melting point is related with the number of carbon atoms. तो जब भी हम लोग solubility of fatty acid देखते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या उसके मेल्टिंग पॉइंट को, तो एक जनरल सा रूल है हमारे पास. हम कहते हैं कि जी विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द solubility of a fatty acid and its melting temperature or melting point increases with the increase in the number of carbon atoms. जो आप किसी भी ऑर्गेनिक एसिड या किसी भी फैटी एसिड की चेन में कार्बन एटम्स के नंबर को इंक्रीज करते जाते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट प्लस उस फैटी एसिड की सॉलिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंक्रीज होती जाएगी. एंड इन ऑर्डर टू प्रूव दिस पॉइंट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड की जिसमें 16 कार्बन एटम्स नजर आते हैं. इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड.
लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर ब्यूटारिक एसिड को दिया जाए तो ब्यूटारिक एसिड कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स। So due to the less quantity of carbon atoms in the chain of the butyric acid, इसका melting point भी आपको low नजर आएगा as compared to the palmitic acid, और वो कितना होता है, that is -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे वाकई ही ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होती है कि with an increase in the number of carbon atoms in the chain, the melting point and the solubility of an organic acid or fatty acid increases in the organic solvent। फैट्स और जो ऑयल्स होते हैं ये नॉर्मली हमारे पास जो से हैं लाइटर देन वाटर होते हैं, और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक मखसूस और पर्टिकुलर वैल्यू है, दैट इज 0.8। यही तो रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर की सरफेस पे हमेशा आपको फैट्स या ऑयल्स फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैट्स और ऑयल्स जो हैं दे आर लाइटर देन वाटर एंड दे हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.8। नॉर्मली तो ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, but they can be crystallized under specific conditions। So students, यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक था एसाइल ग्लिसरॉल्स का और फैटी एसिड की टाइप्स का। नेक्स्ट आगे आ जाता है हमारे पास सेकंड ग्रुप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग नाम देते हैं वैक्सेस का। वैक्सेस जो सी हैं दे आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द फ्रूट्स एंड लीव्स। सम ऑफ द इंसेक्ट्स आल्सो सिक्रीट द वैक्स। ये आपको फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोटिंग नजर आती है जिसकी वजह से फलों वगैरह के छिलकों के ऊपर पानी नहीं ठहरता, वो बेसिकली वैक्स की लेयर है। इसके अलावा इंसेक्ट्स वगैरह की बॉडी में बाहर आपको एक्सोस्केलेटन भी जो है वो वैक्स का नजर आता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर वाटर जो है वो ठहरता नहीं है। केमिकल कंपोजिशन की हेडिंग देंगे नेक्स्ट लाइन के ऊपर। नॉर्मली देखा गया है कि वैक्सेस जो हैं ये केमिकली तौर पे मिक्सचर होती हैं लॉन्ग चेन अल्केन्स का, जिनके अंदर आपको कार्बन एटम्स का नंबर ऑड नंबर में नजर आएगा। कम से कम 25 से लेके मैक्सिमम 35 नंबर तक कार्बन एटम्स का चेन। साथ में अल्कोहल, कीटोन्स एंड फैटी एसिड्स की जो लॉन्ग चेन एस्टर्स होंगे, ये चारों चीजें मिलके हमारे पास केमिकली तौर पे एक मिक्सचर बना देती हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं वैक्सेस का। लास्ट आप लोग हेडिंग दे देंगे फंक्शन ऑफ वैक्स या रोल ऑफ वैक्स। वैक्स जो है ये नॉर्मली प्लांट्स वगैरह को वाटर लॉस और एब्रेसिव डैमेज से बचाती है। और सेकंड फंक्शन ये कि ये वाटर बैरियर के तौर पे काम करती है इंसेक्ट्स की बॉडी में, बर्ड्स की बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में, जैसे कि शीप वगैरह हो गई। अगला ग्रुप आ जाता है जी हमारे पास, जिसको हम लोग नाम देते हैं लिपिड्स वाले ग्रुप में, फॉस्फोलिपिड्स का। Phospholipids are defined as they are the derivatives of phosphatidic acid। ये बेसिकली डिराइव किए गए हैं जिस मेन एसिड से, दैट इज द फॉस्फोटाइडिक एसिड और फॉस्फोटिडिक एसिड। केमिकल कंपोजिशन अगर देखी जाए तो हेडिंग आप दे देंगे केमिकल कंपोजिशन की। केमिकली फॉस्फोलिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा इसमें आपको नाइट्रोजनस बेसिस नजर आती हैं जो कोलिन भी हो सकती है, एथेनॉल अमाइन भी हो सकता है, सीरीन बेस भी हो सकती है। तो ये तमाम चीजें मिलके हमारे पास बनाती हैं बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे आप फॉस्फोलिपिड्स के फंक्शन की। फॉस्फोलिपिड्स का रोल अगर देखा जाए तो ये बैक्टीरिया वगैरह में नॉर्मली आपको नजर आते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह की सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर में नजर आएंगे। और एज एन एग्जांपल अगर देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड्स वाले ग्रुप में से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है जिसे नाम दिया जाता है फॉस्फोडिटाइल कोलिन का। हमारी बुक के सिलेबस के अंदर फॉस्फोटाइडिक एसिड का जनरल फॉर्मूला भी दिया हुआ है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है स्ट्रक्चर स्केच करने के लिए। इसे मैं मैग्नीफाई करके दिखा देती हूँ आपको। और इसी के साथ हमारे पास फॉस्फोडिटाइल कोलिन जो कि एक इम्पोर्टेंट तरीन फॉस्फोलिपिड है, और इसके लिए एक जर्नल नेम भी यूज किया जाता है, इट इज जनरली नोन एज लेसिथीन। ये जो फॉस्फोडिटाइल कोलिन है जिसे जर्नली हम लोग लेसिथीन का नाम देते हैं, ये नॉर्मली तौर पे स्टूडेंट्स हमें नजर आता है एग योक के अंदर, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन फॉस्फोलिपिड है जो कि अंडे की जर्दी के अंदर आपको या एग योक के अंदर नजर आता है। इसके स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखें तो आपको पता चलेगा कि फॉस्फोटिडिक एसिड के अंदर ही फॉस्फोल जो फॉस्फोरिक एसिड वाला ग्रुप था उसमें से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करके वहां पे कोलिन बेस अटैच कर दी गई है, जिसकी वजह से वो फॉस्फोटिडिक एसिड नहीं रहा बल्कि फॉस्फोडिटाइल कोलिन के अंदर चेंज हो गया, जिसे लेसिथीन का नाम भी दिया जाता है। फिजिकली तौर पे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए हमारे पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, तो ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा।
कि एक सर्कल सा बनाया जाता है जो बेसिकली इसका हेड कंसिडर किया जाता है। इसका हेड हमेशा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का पोलर होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। फॉस्फेट कंटेनिंग रीजन की वजह से ये वाटर को अट्रैक्ट करता है या वाटर लविंग पोर्शन होता है। लेकिन इसकी जो टेल है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द टू चेन्स ऑफ द फैटी एसिड, और फैटी एसिड चेन होने की वजह से ही ये नॉन पोलर नेचर रखता है या हाइड्रोफोबिक होगा, यानी कि वाटर को रिपेल करेगा नॉर्मली। लास्ट ग्रुप आ जाते हैं जी हमारे पास टर्पिनॉइड्स का, और यहाँ पे क्वेश्चन भी यही बन जाता है हमारे पास, डिफाइन टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स सबसे लार्जेस्ट तरीन और सबसे ज्यादा वैरायटी वाला ग्रुप है लिपिड्स का, जिसमें आपको सिंपल तरीन रिपीटिंग यूनिट्स नजर आते हैं, विच आर नोन एज द आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स. So terpenoids are the most important and the largest group of the lipids, which are made of the simple repeating units or the monomers known as isoprenoid unit. यही आइसोप्रीनॉइड यूनिट जब डिफरेंट वेज में कंडेंस होता है तो इसकी कंडेंसेशन से आपके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि रबर हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, या टर्पीन्स वगैरह हो गए। ठीक है जी, यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि डिफाइन टर्पीनॉइड्स, तो आप टर्पीनॉइड्स का आंसर बता देंगे। नेक्स्ट आगे लिपिड्स की जर्नल फंक्शंस कलेक्टिवली बताए गए हैं जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे, कि लिपिड्स हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। इसके अलावा ये ऑर्गेनेल्स वगैरह के अंदर आपको नजर आते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, वाटर लॉस और एब्रेसिव डैमेज से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये बेसिकली टॉपिक कंप्लीट हो जाता है लिपिड्स का। फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमारे पास लिपिड्स वाले टॉपिक में एसआई रोल्स के ऊपर नोट सम टाइम आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। अदरवाइज स्ट्रक्चर्स के लिहाज से और जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको नोट करवाए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू।